आणविक या योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? ये हमारा सब जो है ना हमारा एक दंतुक है और द्विदंतुक में EN आ जाए, OX ऑक्सोलेट आ जाए या C2O4 2 माइनस आ जाए, ये सब जो है ना आप लोगों का द्विदंतुक है। त्रिदंतुक में बस केवल स्पेशल डाइन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी जी और कोई आंटी जी आई फिर कल, और वो ओहो करने पर बड़ाई करने पर थोड़ा फूल गई और दो चार कट्ठा साइन कर दी और साइन करने से लड़का नाराज हो गया बेचारा, यानी बेटा जी जो है ना SON सॉन सॉन मतलब बेटा जी, ठीक है ना। H2 माइनस हमने बोला कि CrH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद आपका हो जाएगा Cl2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया ऐसे प्लस। अब इसका आपको बताना है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छा हेल्प और सपोर्ट के लिए चैनल बनाया गया है और हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग वन शॉट कर चुके हैं, 7 नंबर तक वन शॉट किए थे और 8 नंबर का जितना भी ओवरऑल समरी था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना उसको हमने कवर किया। वही आप समझिएगा वो वन शॉट है, वही समझिएगा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 सीखेंगे और चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो है आप लोगों का उपसंयोजक यौगिक। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और साथ साथ में हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि थोड़ा सा जो आप इंट्रो आपका बहुत लंबा हो जा रहा है, तो दोस्त आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही किया जाएगा। आप लोगों को जैसा इच्छा होगा वैसा आप लोग मांगिए। कहते हैं ना कि दोस्त कि जब कहते हैं कि दूसरों का कोई भला करता है ना तो भगवान उसका भला करते हैं और भगवान भला कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्टिव सिस्टम बना हुआ है दोस्त। चलिए सुनिए, आज हम लोग उपसंयोजक यौगिक के बारे में लोग सीखते हैं कि आखिर ये क्या पहलू है और ये क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये सीखना होगा पहले कि आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होता है। सबसे पहले आपको सीखना होगा आणविक या योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। आणविक या योगात्मक यौगिक, योगात्मक आणविक या योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, ये आप लोगों का मेन फैक्टर रहेगा। तो बोले ठीक है, तो सर इसमें आप क्या सिखाने वाले हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक में क्या खास बात होगा सर। तो देखिए दोस्त, जैसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जो होता है वो यदि स्ट्राइकियोमितीय, देखिएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइकियोमितीय, कोई दूसरा शब्द मत लिख दीजिएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक यौगिक स्टोइकियोमीतीय अनुपात में संयुक्त होते हैं तो उससे प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक। कभी कभी आप लोग 2 नंबर के सवाल में बन सकता है कि बताइए योगात्मक यौगिक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। योगात्मक यौगिक, आणविक या योगात्मक यौगिक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। सर बोलेगी आप तो ये स्टार्ट किए तो फिर ये कहाँ से आ गया, तो इसका बाल बच्चा है वो आएगा, थोड़ा रिलैक्स करके सुनिए। तो आणविक या योगात्मक यौगिक क्या है, ये यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु स्टोइकियोमीतीय अनुपात में जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक। ये बालक 2 प्रकार का होता है। बोलेंगे सर कौन कौन। एक जो हो जाएगा आप लोगों का, एक जो होता है आप लोगों का होता है द्विक लवण, जो आप लोगों को बस केवल थोड़ा सा आपको बस बताएंगे। और ये जो आप लोगों का होता है एक संकुल कोई बोलता है या संकर लवण बोलता है, कोई इसको जटिल यौगिक बोलता है, कोई इसको जटिल यौगिक बोलता है, कोई इसको उपसंयोजक यौगिक बोलता है। यही आपका मेन फैक्टर रहेगा, उपसंयोजक यौगिक। इसी के बारे में आपको क्या करना है, सीखना है। ओके, आइए हम लोग चीज़ों को सीख लेते हैं कि इसमें क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। तो हम बोले कि आणविक या योगात्मक यौगिक जो होता है, आणविक जो योगात्मक यौगिक होता है उसको हम लोग 2 भागों में जब बांटते हैं तो इसका क्या मेन थीम रहेगा, 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा यौगिक होता है जिसको हम लोग जल में अपघटित कर देते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ठोस अवस्था में तो अपने अस्थायित्व को बरकरार रखता है, किंतु जैसे ही हम लोग जब जल में डालते हैं तो आयन में अपघटित हो जाता है। आयन में जब अपघटित हो जाएगा तो अपने वास्तविक आकृति को तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो मुख्य बात क्या है इसमें कि द्विक लवण क्या होता है। सर एक सा एग्जाम्पल दीजिए क्योंकि हमको एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आ रहा है। जैसे फिटकिरी, और आप लोग ये शुद्ध जानते होंगे पोटास एलम, देखिएगा इसका हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। कल 24 घंटा पानी की जरूरत है। कल कहने का मतलब क्या, KAL 24 घंटा पानी यानी 24 H2O,
सुनिएगा दोस्त, और ये जो K है ना वो बार बार SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। इसका संयोजकता एक होता है, इसका दो, तो यहाँ पर जब बनेगा तो हो जाएगा K2SO4। लेकिन वही Al के साथ जब बनाना चाहेगा, Al के साथ बनाना चाहेगा तो Al का 3 होता है, SO4 का 2, यानी Al2SO4 होल ट्राइस, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है सर, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो ये फिटकिरी है ना, ये इसको यदि हम लोग ठोस अवस्था में रखेंगे तो अपने अस्थायित्व को ग्रहण कर पाएगा, किंतु द्रवित अवस्था में अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अपने आयनों में अपघटित हो जाता है। बोलेंगे सर किस किस में विभक्त हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा K+ में टूट जाएगा, SO4 2- में टूट जाएगा, Al3+ में टूट जाएगा, और ये H2O में टूट जाएगा। बोलेंगे ठीक है सर, यानी यह अपने आयन में टूट जाएगा। यानी हम लोग द्विक लवण का यदि परिभाषा देना हो तो कैसे बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुल या संकर लवण। क्या ये दोनों डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हुआ। सबसे पहले तो हमने आपको डिफिनीशन दिया कि भैया आणविक योगात्मक यौगिक क्या होता है। तो हमने बताया कि वैसा यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु स्टोइकोमीतीय अनुपात में जुड़े होते हैं उसको हम लोग आणविक योगात्मक यौगिक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका द्विक लवण और दूसरा होता है संकुल या संकर लवण। बोलेंगे द्विक लवण क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे कि वैसा आणविक या योगात्मक यौगिक, वैसा आणविक या योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अस्थाई होता है किंतु द्रवित अवस्था में अपने आयनों में अपघटित हो जाता है, उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में पोटास, एलम, फिटकिरी। और बोलेंगे संकुल या संकर लवण क्या होता है, तो बोलेंगे वैसा आणविक योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अस्थाई होता ही है और साथ साथ में वो द्रवित अवस्था में अपने आयनों में अपघटित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल या संकर लवण। अब इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा दोस्त। अब आते हैं हम लोग तो ये 3 डिफिनीशन सीखे और साथ साथ में हम अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग मेंशन करने वाले हैं कि आखिर ये जो आप लोग बोल रहे हैं K4FeCN6 जो लिख दिए, इसका कुछ कुछ नाम भी है, देखिएगा समझिएगा, इसमें अलग अलग घटक है दोस्त। बोलेंगे ठीक है, दिखाइए क्या क्या है, थोड़ा देख लिया जाए। देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग संकुल, इसको कोई बोलता है संकुल, कोई बोलता है संकर, कोई संकर बोलता है, कोई इसको आयन मंडल भी बोल सकता है। ठीक है, कोई अलग अलग इसका नाम रखा हुआ। ओके ठीक है, अब उसके अंदर जो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और जो केंद्रीय परमाणु यानी जो संकुल के अंदर जो धातु परमाणु होता है जो लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। किसी का भी यदि ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है तो हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकालते हैं। बोले कि इसका मतलब मुख्य इसका 3 घटक है, कौन कौन, एक होता है संकुल या संकर, ठीक है ना, या आयन मंडल भी बोलते हैं। बोले कि क्या है सर ये, तो जिसके अंदर मतलब बोलेंगे कि उपसंयोजक यौगिक के निर्माण में, उपसंयोजक यौगिक के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाला वह संकेत जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल या संकर लवण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात रहा। उसके बाद आपसे कोई पूछा कि बताइए कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या है, तो बोलेंगे परमाणु या परमाणु का समूह। हो सकता है यहाँ पर 2 परमाणु है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन अकेला भी तो कोई हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बोले कि इट्स ओके। तो आप बताना क्या चाहते हैं, बोलेंगे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। बोले ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, तो बोले संकुल के अंदर वह धातु परमाणु जो लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। बोले कि इट्स ओके, ठीक है। तो इतना तो बात आप लोगों को क्लियर हो चुका है और ये आप लोगों का एकदम बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। ये छोटा छोटा आप लोगों का डिफिनीशन था जो आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ से दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ना कि आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसका उपसंयोजन संख्या क्या होगा, या समन्वय संख्या पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि उपसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए एक दंतुक लिगेंड का हम आपको नाम बता दे रहे, देखिएगा, फिर, कल, बाहर, आई, एंटीजी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कुछ ट्रिक लगाते हैं और ट्रिक लगाकर ये आप लोग चीज़ों को याद करेंगे। हम आपको पहले कुछ कुछ बातें जो बता दे रहे हैं, देखिए इस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोक्साइड, ये सब जितना भी है ना, ये सब एक दंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। और फिर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे CN, ये भी हमारा एक दंतुक लिगेंड की एग्जाम्पल है। और तो और हम लोग द्विदंतुक लिगेंड में बहुत कुछ खास चीज़ होती हैं, ठीक है ना, कुछ खास चीज़ें होगा। चाहे H2O का भी यदि हम लोग बात करेंगे ना, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक दंतुक लिगेंड ही है। द्विदंतुक में आप लोगों का खास आता है EN का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन 1,2 डाइएमीन, EN हो सकता है। ऑक्सीलेटो का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारा द्विदंतुक हो जाएगा। C2O4 का इस्तेमाल करें तो भी हमारा द्विदंतुक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। लेकिन वही यदि हम लोग बात करें त्रिदंतुक का, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डाइन। बस केवल ये हमारा क्या है, आपका त्रिदंतुक है, बाकी सब हमारा क्या है, द्विदंतुक है। क्या इतना बातें क्लियर हो रहा है? कि इतना बात आप लोग क्लियर हो गया कि ये हमारा सब जो है ना, हमारा एक दंतुक है। और द्विदंतुक में EN आ जाए, OX ऑक्सोलेट आ जाए, या C2O4 2- आ जाए, ये सब जो है ना आप लोग का द्विदंतुक है। त्रिदंतुक में बस केवल स्पेशल डाइन बोलेंगे, ठीक है सर। ये तो बातें हमको क्लियर हो जाएगी, एक दंतुक कौन, द्विदंतुक कौन, त्रिदंतुक है। सर जाने क्या एक दंतुक क्या है? तो जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यदि दान करता है उसको एक दंतुक बोलते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसको हम लोग द्विदंतुक बोलते हैं। जो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसको त्रिदंतुक बोलते हैं। बोल के इट्स ओके, सिंपल है। बोलिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे किसी का उपसंयोजन संख्या? जैसे हमने बोला कि PtCl4 ऊपर जो है माइनस लगा हुआ, इसमें इसका बताना है आपको कि इसका उपसंयोजन संख्या कितना होगा। तो आपको देखना है संकुल के अंदर धातु परमाणु को छोड़कर कितने लिगेंड हैं और कौन से लिगेंड है। तो बोलेंगे सर Cl तो हमारा एक दंतुक लिगेंड है, और एक दंतुक इसका मतलब एक दान करेगा, और कितना है सर 4, तो इसका उपसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा 4। लेकिन वही यदि हम लोग आप लोग एग्जाम्पल देते हैं जैसे PtEn होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl2 और इस प्रकार से दिए रहते हैं आपका, तो आपको बताना पूछना पड़ता है कि बताइए कि इसमें कितने आपका द्विदंतुक कितने आप लोगों का उपसंयोजन संख्या होगा। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर देखना है, तो बेसर ये सब द्विदंतुक है, और ये द्विदंतुक मतलब ये 2 दाता परमाणु रखता है, तो इसका कितना हो गया 2 समूह, तो 2 दूनी का ये कितना हो गया 4, और ये Cl जो होता है 1 होता है, इसका संख्या कितना हो गया 2, तो 4 2 कितना हो गया 6, यानी इसमें हमारा जो दाता परमाणुओं की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या ये बातें आप लोग क्लियर हो चुकी है या ना? क्या बातें कंसेप्ट आप लोग क्लियर है? ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है? बोले ठीक है सर। ये तो आप एक और हमको एग्जांपल दीजिए। जैसे मैं ये आप लोग को बहुत बार कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपका, मान लीजिए K4 दे दिया, Fe दे दिया। अब आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि बताइए इसमें कितना आप लोग का इसका उपसंयोजन संख्या कितना होगा, और साथ साथ में आपसे पूछेंगे कि ये भी बताइए, ये भी आप लोग बता ही दीजिए कि इसका हमारा उपसंयोजन संख्या कितना होगा। ये दोनों का बताना है। तो बोलेंगे संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर बचा यही ना, तो बताइए ये तो एक दंतुक लिगेंड है, और एक दंतुक का 1 होता है और 6 है, तो इसका कितना हो जाएगा उपसंयोजन 6। लेकिन ये तो द्विदंतुक है, मतलब 2 दाता परमाणु, कितना संख्या है 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। बोले कि आज के बाद हमारा उपसंयोजन संख्या आप कभी नहीं फंसने वाला है, और पूरा तरीका से हमारा क्लियर हो गया। आइए हम आपको सिखा दे रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक सीखना होगा कि कौन हमारा ऋणात्मक लिगेंड और कौन उदासीन। धनात्मक तो बहुत कम आता है, बहुत एक्सेप्शनली आता है। तो हम लोग ऋणात्मक उदासीन ऋणात्मक लिगेंड के नाम सीख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी जी, और कोई आंटी जी आई फिर कल, और वो ओहो करने पर, बड़ाई करने पर थोड़ा फूल गई और 2 चार कट्ठा साइन कर दी, और साइन करने से लड़का नाराज हो गया बेचारा, यानी बेटा जी जो है ना, SON सॉन सॉन मतलब बेटा जी, ठीक है ना। S2 - O2 - NO2 - NO3 बेटा जी निराश हो गए। उसके बाद किसको बुलाते हैं, ये उसके अपने मौसा जी को बुलाते हैं, CO3 2-, ये मौसा जी लोग हैं, CO3 2-, SO4 2-, और बुला के बोलते हैं कि इट्स ओके। तो यहाँ से आप लोगों को एक ट्रिक याद पड़ा कि ये सब जो है ना, ये सब ऋणात्मक लिगेंड है। ये यदि ऋणात्मक लिगेंड का आप लोग नाम सीख लेते हैं तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बस चुटकी का खेल हो जाएगा। और आप देखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी जो हो करने पर साइन कर दी, लड़का नाराज हो गया, मौसा जी को बुला के लाता है। मौसा जी कौन, कार्बोनेट और सल्फेट। बोलेगे ओके ठीक है। तो हम ये सब ऋणात्मक लिगेंड का, अब मौसा जी आए तो घर पर आएंगे तो भैया कुछ चाय पानी होगा ना व्यवस्था, तो यहाँ पर ये पानी, H2 मतलब क्या होता है पानी, नमकीन, नमकीन मतलब एमीन। बोले कि अच्छा केमिस्ट्री में नमकीन चल रहा है, नहीं ठीक है, पानी नमकीन, पानी हो गया, नमकीन हो गया, कोला, कोला कोई दे तो बोलना है नो, क्यों बोल रहा है, कोई डाइन वाइन किया होगा कोई। इस तरीके से यदि आप लोगों को यदि आएगा ना कोई, तो याद रखिएगा ये सब कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड। यानी इस तरीका से यदि कोई भी आता है इसका मतलब उदासीन लिगेंड। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा 0 होगा, और इस पर उपस्थित आयन उसका ऑक्सीकरण संख्या बताए। क्या इतना आप लोगों को बात क्लियर हो गया? तो हम आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछे, बोले ठीक है चलिए आइए। लेकिन जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको x मानेंगे और संकुल के ऊपर आयन के योग के बराबर बोलेंगे। बोलेंगे अच्छा एक बार दिखाइए। तो जैसे हम बोले कि आपको निकालना है
PtCl4 और ये माइनस का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की हमेशा एक ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा और जिसको निकालना है उसको x मानेंगे। और क्लोरीन में कितना होता है बताया था ना, फिर कल मतलब क्या हो गया माइनस, और कितना संख्या है बोले सर 4, और क्या उस पर कोई आवेश है, हाँ सर है, कितना है -1, और ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी -1 और +4, 4 में से कितना हो गया 3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 3। कितना आसान है बोले। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखाइए। जैसे हमने बोला आपसे K4Fe2CN6 इस तरीका से है और आपको इसका निकालना है। तो बताइए पोटेशियम कितना होता है सर 1 होता है, कितना संख्या है सर 4 है। उसके बाद जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे x, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का ही निकाला जाएगा, इसको x मान लिया। CN कितना होता है -1, क गो है 6 गो है, बराबर में क्या हो गया 0। तो बताइए -6 -2 हुआ, -2 उधर गया कितना हो गया +2। कितना आसान है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। चलिए और थोड़ा सा हम आप लोग लॉजिक देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना बना पाते हैं। जैसे हम बोले कि Pt यहाँ पर इस्तेमाल किए, यहाँ पर En का होल ट्वाइस इस्तेमाल किए, यहाँ पर H2 इस्तेमाल किए, यहाँ पर Cl2 इस्तेमाल किए, उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा Cl इस्तेमाल किए। अब इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताना है। बोल के ठीक है सर, चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो Pt का निकालना है केंद्रीय धातु परमाणु का, x मानेंगे। ये हमारा उदासीन लिगेंड है, पानी नमकीन कोकोला डायनवाइन सब उदासीन, ये उदासीन लिगेंड है। ये क्या हो गया -2 और इसका भी कितना हो जाएगा -1। संकुल के ऊपर कोई आवेश है नहीं सर, तो इसका क्या हो जाएगा 0 और -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया +3। क्या आप लोग किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं बोल के ठीक है। एक और एग्जाम्पल दीजिए, एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे हमने बोला कि CrH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्राइस, उसके बाद आपका हो जाएगा Cl2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया ऐसे प्लस। अब इसका आपको बताना है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का, जिसका निकालना होगा x मानेंगे। ये उदासीन लिगेंड है, पानी नमकीन उदासीन लिगेंड, इसका 0 होगा। बचा के ये -2 और बराबर में क्या लिखा जाएगा +1 और -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा +3। आसान है। तो आप लोग ये चीजें सीख चुके हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा, नामकरण। नामकरण दोस्त प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। जो लोग अभी ये बातें सीख चुके हैं वो नामकरण बस प्रैक्टिस का खेल है। जैसे हम आपसे एग्जांपल पूछे कि चलिए बताइए K4Fe2CN6 का आपको नामकरण करना है, ठीक है। और फिर हमने बोला कि PtCl4 माइनस का आपको नामकरण करना है, ठीक है। और हम आपको एक बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो लोग पीछे वाला बात क्लियर किए होंगे उनके लिए सब आसान है, नहीं तो हार्ड है रहेगा। अब हमसे बोल दे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले ले, और यदि हम बोल दे कि यहाँ पर चाहे यहाँ पर ले लेते हैं Fe, यहाँ पर आपका ले लेते हैं CN4 Cl2 और यहाँ पर बाहर में ले लिए Cl। इस तरीके से हमने ले लिए यौगिक, ठीक है ना। तो अब हम आपसे बोले कि चलिए तीनों यौगिक का आपको नामकरण करना है। तो देखिए या तो पहले धातु होगा या फिर बाद में हमारा अधातु होगा। तो बालक यदि पहले धातु है तो पहले धातु का नाम रखना होगा। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है पोटेशियम। तो लिखेंगे पोटेशियम, ठीक। अब उसके बाद ही हम लिगेंड, जब भी हम लोग संकुल के अंदर नाम करना होगा ना तो सबसे पहले हम लोग नाम रखते हैं किसका, लिगेंड का। और पोटेशियम क्या हो जाएगा, हेक्सा, क्या हो जाएगा साइनो, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम जो होता है आयरन होता है, लेकिन इसका नाम बदलता है। कब इसका नाम बदलता है, जब हमारा ऋणात्मक लिगेंड होगा ना तो इसका नाम बदल जाएगा। और CN जो है ना वो ऋणात्मक लिगेंड है। तो आयरन को हम लोग फेरेट बोलेंगे, कॉपर को क्यूपरेट बोलेंगे, मैग्नीज का मैग्नेट बोलेंगे, यानी इस तरीके से नाम बदल जाता है। लेकिन कब, जब ऋणात्मक लिगेंड होगा तब। ऋणात्मक लिगेंड को पहचानने के लिए तो पीछे बताया है, बल्कि ओके सर। तो ये आपका हो जाएगा हेक्सासाइनो और इसका नाम बदल देंगे, क्या हो जाएगा फेरेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल के बताना है। तो आप निकाल के देखिएगा, आप पीछे बताया +2 आया है और इसको हम लोग किस में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे। इस प्रकार से हो गया। बोलिए सर इसका थोड़ा सा निकाल के बताइए। तो देखिए दोस्त, अब इसका चूंकि ना अंदर है ना बाहर है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग लिगेंड का नाम रखते हैं और ये हमारा क्लोराइड है। तो चूंकि अंदर क्लोराइड है, तो यदि अंदर क्लोराइड है कि बाहर क्लोराइड है, कैसे अंतर पता चलेगा। तो अंदर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरिडो। क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरिडो, समझिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिएगा दोस्त कैसा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। पहले हम लोग रखते हैं लिगेंड का नाम, क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो
टेट्राक्लोरिडो, उसके बाद हो जाएगा प्लेट, अब चूंकि ये ऋणात्मक लिगेंड इसलिए नाम बदलेगा प्लेटिनेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या आपको निकाल के देखिए, इसका निकालना है x मानेंगे, इसका -4 हो जाएगा, -4 उधर यानी +3, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 3, इस प्रकार से। अब इसका आपको नामकरण करना है, तो सबसे पहले रखते हैं अंदर वाला का नाम। तो अंदर वाला नाम है तो ये आपका हो जाएगा टेट्रासाइनो, ये हो जाएगा डाइक्लोरिडो, क्योंकि अंदर है ना क्लोराइड और अंदर है कि बाहर है, कैसे डिफरेंस करेंगे, तो अंदर के लिए क्लोरिडो इस्तेमाल करते हैं, 20-30 ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। सुनिए इस तरफ, तो क्या करेंगे हम लोग, टेट्रासाइनो डाइक्लोरिडो, टेट्रासाइनो डाइक्लोरिडो। अब इसका नाम बदलेगा, इसका क्या हो जाएगा फेरेट, चूंकि हमारा ऋणात्मक लिगेंड की संख्या ज्यादा है, फेरेट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीकरण से कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका -6 -7 हो जाएगा, और -7 ऐसे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर छूटा हुआ है क्या, नहीं ठीक है ओके। तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, -6 एक साथ, तो +7 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। हालांकि हमको लगता है कि क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा चीज़ों का नाम कर सकते हैं। एक और आपको बता दे रहे हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पर Pt है H2O, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया 4, और इसका नामकरण करना है। तो अब इसका नामकरण करना है तो ये भी आसान है, पहले आप लोग संकुल के अंदर हम लोग लिगेंड का नाम करते हैं, टेट्रा, उसके बाद एक्वा, उसके बाद प्लेटिनम, और ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 है तो बस इतना ही, खत्म, 0। टेट्रा एक्वा प्लेटिनम खत्म। अब प्लेटिनम का प्लेटिनेट नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड नहीं है। इस प्रकार से आप लोग नामकरण कर सकते हैं। और आ गया कि आप लोग इसके बारे में यदि एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, तो जो लोग भी एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं ना दोस्त, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का एक बढ़िया सा सीरीज बोर्ड मित्र राहुल टीच पर अपलोड किया गया है। तो आप लोग देखिएगा, इसके बारे में ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक का A to Z पहलू उस पर डाला गया है। यदि आप उस चीज़ को देख लेते हैं ना, तो सवाल ही पैदा है, कोई क्वेश्चन इधर उधर से छूटेगा। वो आपको प्रसंकरण कैसे निकालना है, आकृति कैसे निकालना है, और आप यदि आशीष पब्लिकेशन पर देखते रहे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज बताया होगा, वो बहुत लाजवाब है। तो आप लोग जरूर देखिए और खूब मेहनत कीजिए। सो डेट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।